Welcome for the financial accounting lecture series. Today we are going to study relevant provisions of Companies Act related to preparations of final accounts. ठीक है, जो भी relevant provisions है, laws है, act है, Companies Act related जो हमें फाइनेंशियल अकाउंट बनाने के लिए प्रिपरेशंस के लिए लगते हैं, आज वो हम लोग पढ़ने वाले हैं. सो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अंडर कंपनीज एक्ट 2013 जो भी हम लोग प्रिपेयर करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो अभी अंडर कंपनीज एक्ट 2013 के करते हैं. नाउ लेट अस कंपेयर और हैव अ डिस्टिंग्विश बिटवीन कंपनीज एक्ट 1956 एंड कंपनीज एक्ट 2013. देखिए, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं उसमें कुछ टर्म्स है, उसमें कुछ कंडीशंस है, उसमें कुछ ऐसे डेफिनेशंस है जो 1956 में बहुत अलग थे और 2013 में कुछ एड ऑन आए हैं उनके मीनिंग्स पे और उनके वर्किंग में. तो आइए देखते हैं क्या है. While discussing the new provision under Companies Act 2013 regarding preparation of financial statement, we will cover. इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं एज पर दी और अंडर कंपनीज एक्ट 2013. बुक्स ऑफ अकाउंट्स 1953 में क्या थे, सॉरी 1956 में क्या थे, और बुक्स ऑफ अकाउंट 2013 में क्या है. डेप्रिसिएशन तभी क्या थे और 13 में क्या है. तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डेप्रिसिएशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डायरेक्टर रिपोर्ट्स, ये जो सब चीज़ें हैं आज हम लोग ये वीडियो में कवर करने वाले हैं. ये आपके थियरी पार्ट के लिए और आपको थियोरेटिकल आंसर्स जो आता है 15 मार्क्स के लिए और 7 एंड 8 मार्क्स के लिए, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा. और हम लोग अच्छे से की प्रोविजंस के साथ हर एक अकाउंट्स के बारे में कंपेयर करके पढ़ेंगे. तो पहला की प्रोविजन है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का. तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनीज एक्ट 1956 में क्या लिखा है और कंपनीज एक्ट 2013 में क्या लिखा है देखते हैं. इन कंपनीज एक्ट 1956 सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 प्रोवाइड्स डेफिनेशन ऑफ बुक एंड पेपर एंड बुक और पेपर. ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशन क्या दिया है, एक तो बुक एंड पेपर बोला है और बुक और पेपर बोला है. बुक एंड पेपर इज टुगेदर, बुक और पेपर यानी सेपरेट सेपरेट डेफिनेशन है. whereas books of accounts have been defined in section 209 of the act. अब ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो कहाँ पे डिफाइन किया है, सेक्शन 209 ऑफ द एक्ट. कौन से कंपनीज एक्ट के अंडर, अंडर कंपनीज एक्ट 1956 बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन डिफाइंड इन सेक्शन 209 ऑफ द एक्ट. लेकिन 2013 में क्या बोला है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 12. यहाँ पे देखिए सबसेक्शन 8 था, अब यहाँ पे आया है 12. इट डिफाइंस बुक एंड पेपर, अगेन बुक एंड पेपर सेम, बुक और पेपर अगेन बुक और पेपर. whereas books of accounts have been defined in section 2 subsection 13 of the act. यहाँ पे सेक्शन 209 में डिफाइन किया है बट यहाँ पे आते आते 2013 में उसका जो सेक्शन है वो चेंज हो गया है. तो ये नॉलेज क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग अपडेट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे हैं कि कितने चेंजेस आए हैं. डेफिनेशंस में थोड़े चेंजेस आए रहेंगे लेकिन इसका जो सेक्शन है उसमें बहुत चेंज आया. सेक्शन 28 था, सेक्शन 212 हुआ, सेक्शन 209 था बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए, लेकिन यहाँ पे सेक्शन 2 सब सेक्शन 13 हो गया है. सेक्शन 2 सब सेक्शन 13, सॉरी सब सेक्शन 17 डिफाइंस फाइनेंशियल ईयर. ठीक है, सेक्शन 217 क्या बता रहा है कि वो फाइनेंशियल ईयर का डेफिनेशन बताता है. अगर आप गूगल करेंगे सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 अंडर कंपनीज एक्ट 1956 तो आपको ये फाइनेंशियल ईयर का डेफिनेशन आएगा. अगर आप कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर सेक्शन 2 सबसेक्शन 41 अगर सर्च करेंगे तो फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे अलग सेक्शन से डिफाइन किया जाएगा. देखिए फाइनेंशियल ईयर का मीनिंग बहुत सेम रहेगा लेकिन इसका जो सेक्शन है ना वो चेंज हुआ है अभी यहाँ पे. ठीक है, तो ये सेक्शन जो अपडेट हुआ है वो हमें याद रखना है. सेक्शन 209 टू सेक्शन 223 गवर्न्स प्रोविजंस रिलेटिंग टू अकाउंट्स. जो भी प्रोविजंस है रिलेटेड और रिगार्डिंग योर अकाउंट्स, ठीक है, वो कौन से सेक्शन में है, फ्रॉम 209 टू सेक्शन 223 अंडर कंपनीज एक्ट 1956. ठीक है, ये मत भूलना लिखना. अगर आप सिर्फ इतना लिखोगे सेक्शन 209 टू सेक्शन 223 गवर्न्स प्रोविजंस रिलेटिंग टू अकाउंट्स लेकिन कौन से कंपनी एक्ट्स में वो नहीं लिखा तो आपके मार्क्स वहीं पे जीरो हो जाएंगे बिकॉज इसका कोई बेस नहीं रहेगा. इसका बेस क्या है,
कंपनीज एक्ट 1956 या फिर अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट और अंडर कंपनीज एक्ट, ये लिखना बहुत ज़रूरी है हम लोग को, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे रिलेटिंग टू अकाउंट्स गवर्न्स प्रोविजंस रिलेटिंग टू अकाउंट्स। अब यहाँ पे सेक्शन पूरा का पूरा चेंज हो गया है, यहाँ पे 128 टू सेक्शन 137 ही है, ठीक है। तो सेक्शन 128 एंड टू सेक्शन 137 सारे अकाउंट्स के रिलेटेड वहाँ पे उन्होंने टर्म्स के एक्सप्लेनेशन दिए हैं। लेकिन कंपनीज एक्ट 1956 एंड कंपनीज एक्ट 2013 इनका डिफरेंशिएशन में अभी तक हमने देखा है कि कोई भी डेफिनेशन के बारे में नहीं बताया, सिर्फ सेक्शंस के बारे में बताया, और वो सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी आपको फिलअप्स के अंदर ये पूछ सकते हैं, या फिर आपको जब इन डिटेल लिखना है, लेंदी आंसर्स लिखने हैं 15 मार्क्स के लिए, तभी आपको ये सेक्शन का जो डिफरेंस है वो लिखोगे तो आपको शायद एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे। Revised Schedule 6 provides for general instructions for preparation of balance sheet and statement of profit and loss under Companies Act 1956। Companies Act 1956 के अंदर शेड्यूल 6 में लिखा है कि जो भी इंस्ट्रक्शन है प्रिपेयर करने के लिए, क्या प्रिपेयर करने के लिए, बैलेंस शीट एज वेल एज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो वो अंडर कंपनीज एक्ट शेड्यूल 6 में लिखा है। लेकिन प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अ कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013 इज रिटेन इन शेड्यूल 3, ठीक है। तो ये शेड्यूल्स जो है आपको याद रखना है, बहुत सिंपल चीज़ है, ज़्यादा आप मतलब कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, अगर आप लॉजिकली पढ़ते जाओगे तो समझेगा। देखिए यहाँ पे 2 8 है, यहाँ पे 2 12 है, ठीक है। तो कितने नंबर से बढ़ गया, 4 नंबर से बढ़ गया। यहाँ पे 2 17 है, यहाँ पे 2 41 है। तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि फाइनेंशियल ईयर में 1956 में 217 था, उसमें प्लस इतना करेंगे तो 2013 का सेक्शन बन जाएगा। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। नाउ लेट्स सी प्रोविजंस रिलेटिंग टू अकाउंट्स। अकाउंट्स के जो प्रोविजंस हमने बात किए थे वो देखते हैं। 1956 एक्ट के तहत शेड्यूल 14 to the act provides the rates at which depreciation is to be provided on different class of assets। देखिए हम लोग आज तक depreciation जो है ना अकाउंट्स में, आपने लास्ट ईयर भी किया होगा कि हम लोग हर अकाउंट्स, हर फिक्स्ड एसेट या मशीनरी का हम लोग डेप्रिसिएशन निकालते हैं या फिर माइनस करते हैं अकाउंट्स में से और इनकम स्टेटमेंट से भी। तो ये क्यों करते हैं, बिकॉज यहाँ पे शेड्यूल दिया है एज पर अंडर कंपनीज एक्ट 1956 शेड्यूल 14 जो है वो बताता है द रेट्स एट विच डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड। तो ये शेड्यूल जो है वो रेट्स बताता है कि कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितना आपको डेप्रिसिएशन का रेट फिक्स रखना है। अब वो WDV मेथड से करो और स्ट्रेट लाइन मेथड से करो, वो आपके ऊपर है। दोनों का उन्होंने डेफिनेशन दिया है, दोनों के रेट्स उन्होंने मेंशन करे हैं शेड्यूल 14 में। लेकिन जब कंपनीज एक्ट 2013 की हम लोग बात करते हैं तो शेड्यूल 2 प्रोवाइड्स यूजफुल लाइव्स टू कंप्यूट डेप्रिसिएशन ऑन वेरियस एसेट एंड मैनर ऑफ कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो वो मैनर भी बताता है कौन से मैनर से आपको डेप्रिशिएट करना है। मतलब यहाँ पे तो ऑप्शन था WDV से करो, स्ट्रेट लाइन मेथड से करो, लेकिन यहाँ पे शायद उन्होंने ये बताया होगा कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होगा तो आपको कौन से तरीके से करना है, ट्रेडिंग कंपनी होगा तो कैसे करना है, सिर्फ सर्विस सेक्टर में आप काम कर रहे हो तो कैसे करना है। जब हम लोग ये इन डिटेल पढ़ेंगे, जब ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का जो कोर्स करते हैं वो लोग ये चीज़ इन डिटेल पढ़ते हैं, बिकॉज उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, ठीक है। बस इतना याद रखना है हमें, शेड्यूल 14 एंड शेड्यूल 2। सेक्शन 350 प्रोवाइड्स ascertainment of depreciation। ascertainment of depreciation अंडर कंपनीज एक्ट कौन से सेक्शन में लिखा है, सेक्शन 350, ठीक है। लेकिन वही अगर कंपनीज एक्ट में आएंगे तो सेक्शन 1 2 3 सब सेक्शन 2 सेम चीज लिखा है, बट सेक्शन यहाँ पे चेंज हो गया है। कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल 2016। अब यहाँ पे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल था अंडर कंपनीज एक्ट 1956, हम लोग 2006 के रूल्स को फॉलो करते थे। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 में हम लोग क्या करने वाले हैं, कंपनीज अकाउंट रूल्स 2014 इंटर एलिया, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे 2006 नहीं लेंगे, अपडेटेड वर्जन लेंगे रूल्स 2014। अब यहाँ पे क्या क्या दिया है उन्होंने, मैनर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मैनर कैसे होना चाहिए, कैसे मेंटेन करना चाहिए,
मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ सर्टेन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बाय डायरेक्टर्स। अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ठीक है, वो कैसे मेंटेन करने चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, प्लस उनका इंस्पेक्शन कैसे होना चाहिए, किस तरीके से उनको क्रॉस चेक करना चाहिए। ठीक है, जब हम लोग एज ए टीचर पेपर चेक करते हैं तो यूनिवर्सिटी भी हमें एक गाइडलाइंस देती है कि आपको कौन से पॉइंट्स देखने हैं, कितने मार्क्स देने हैं उनको। वैसे ही ये जो कंपनीज एक्ट 2013 और उसके अंदर जो कंपनीज अकाउंट्स रूल 2014 है, वो भी क्या कर रहा है, इनको गाइडलाइन दे रहा है और सर्टेन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि आपको अकाउंट्स कैसे मेंटेन करने हैं और उसको इंस्पेक्ट कैसे करना है, एग्जामिन कैसे करने हैं। As a transitory provision, Accounting Standard Rule 2006 continue to be enforced till the time new rules are announced। ठीक है, तो ये 2006 जो है वो कंटिन्यू रहा जब न्यू रूल्स अनाउंस हुए थे। कंपनीज एक्ट 1956 में बुक्स के बारे में क्या लिखा है, ठीक है, हम लोग ने देखा कि बुक्स क्या है, लेकिन उसका डिटेल डेफिनेशन क्या है। दो द कंपनीज एक्ट 1956 डज नॉट डिफाइन बुक्स ऑफ अकाउंट, बट सेक्शन 2091 प्रिस्क्राइब द मैनर ऑफ बुक कीपिंग ऑफ अकाउंट्स, कीपिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, ये क्या बता रहा है, मैनर ऑफ कीपिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स उन्होंने डिफाइन नहीं किया है, लेकिन बुक जो है वो कैसे आपको रखना है, कौन से मैनर में रखना है वो बताया। लेट्स सी। नंबर 1, एवरी कंपनी शैल कीप एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स विथ रेस्पेक्ट टू। हर कंपनी को अपने रजिस्टर्ड ऑफिस के यहाँ पे एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करके रखना है। ठीक है, जो भी कंपनी है उनका एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, चाहे वो मुंबई में हो, मद्रास में हो, चेन्नई में हो, ठीक है, कलकत्ता में हो, कहीं पे भी हो, ऑल ओवर इंडिया, उनका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां पे उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रखना बहुत जरूरी है। सॉरी। ऑल सम्स ऑफ मनी रिसीव्ड एंड expended by the company and the matter in respect of which receipt and expenditure takes place। जो भी सम ऑफ मनी रिसीव्ड है और एक्सपेंडेड है यानी एक्सपेंडिचर किया है कंपनी की तरफ से, द मैटर इन रेस्पेक्ट ऑफ विच रिसीट एंड एक्सपेंडिचर टेक्स प्लेस, इन सारे रिकॉर्ड्स को वो, ठीक है, इस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंशन करेंगे। ऑल सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स बाय द कंपनी, जितना भी सेल्स एंड परचेज हुआ है वो इस बुक में मेंटेन करेंगे। द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी, जो भी प्रॉपर बुक्स है उन्होंने जो मेंटेन किया है बुक ऑफ अकाउंट, ये तीनों चीज उनके बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में होने चाहिए जो उनके रजिस्टर्ड ऑफिस में है। दिस इज अंडर और एज पर कंपनीज एक्ट 1956। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोल रहा है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 12, बुक एंड पेपर, एंड बुक और पेपर इंक्लूड्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, बुक एंड पेपर यानी या फिर बुक और पेपर इंक्लूड करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डीड्स, वाउचर्स, राइटिंग्स, डॉक्यूमेंट्स, मिनट्स and registers mentioned maintained on paper or in electronic form। देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का जो मैनर है वो बताया है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मैनर बताया कि क्या क्या होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स करके कुछ नहीं दिया है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, क्योंकि शायद 1956 जो कंपनीज एक्ट बनी है जो 2006 तक चली थी शायद एज पर रूल 2006, ठीक है, उनके टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ अकाउंट्स नहीं आया होगा। लेकिन जैसे 2013 एक्ट आया है उन्होंने क्या बोला है, बुक एंड पेपर में आपको अकाउंट्स लिखना है, डीड्स यानी एग्रीमेंट जो भी किया है वो मेंशन करना है, वाउचर्स जो है आपके ट्रांजैक्शंस के वो रखना है, जो भी राइटिंग है एडजस्टमेंट्स है वो दिखाना है, जितने भी ट्रांजैक्शन के डॉक्यूमेंट्स है वो रखने हैं आपको, जो भी आपका मीटिंग्स का मिनट्स है वो आपको देना है, और रजिस्टर मेंटेन करना है ऑन पेपर और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मतलब हमारे कंप्यूटर डिवाइस में या फिर हमारे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जहाँ से वो हम लोग एक्सेस कर पाते हैं सेफली। ठीक है, next section 2(3) defining books of accounts as books of accounts includes records maintained in respect of। देखिए दो चीज यहाँ पे बता रहा है, 1956 में सिर्फ उन्होंने ये बताया कि बुक्स मेंटेन करना है और बुक्स के अंदर क्या क्या होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो डेफिनेशन भी बता रहा है प्लस बुक्स के अंदर क्या मेंटेन होना चाहिए। नंबर 1, ऑल सम्स ऑफ मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड बाय कंपनी एंड मैटर्स इन रिलेशन टू विच द रिसीट एंड एक्सपेंडिचर टेक्स प्लेस। यहाँ पे सेम चीज तीन मीनिंग एंड
वर्ड्स और कंसेप्ट के साथ बताया। यहाँ पे मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड, सेल्स एंड परचेजेस यानी पैसा मिल रहा है और खर्चा कर रहे हो, असेट्स एंड लाइबिलिटीज अगेन पैसा मिल रहा है और खर्चा कर रहे हो। यहाँ पे उन्होंने बहुत स्वीट एंड सिंपल में वही चीज बताया है, ऑल सम्स ऑफ मनी रिसीव्ड एंड एक्सपांडेड बाय कंपनी एंड मैटर इन रिलेशन टू विच रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर टेक्स प्लेस। जो भी एक्सपेंडिचर है, जो भी रिसीट्स है आपके, वो आपको बुक्स में रिकॉर्ड करके रखना है और वो आपको मेंटेन करना है रजिस्टर ऑफिस में, ठीक है। उसके बाद कंपनीज एक्ट 1956 क्या बोलता है, in case of a company pertaining to any class of companies engaged in production, processing, manufacturing, or mining activities, such particulars relating to utilization of material or labor or to other items of cost as may be prescribed, if such class of companies is required by the central government to include such particulars in books of accounts, ठीक है। तो ये बुक्स के बारे में बोला है, इन केस ऑफ कंपनी पर्टेनिंग टू एनी क्लास, कंपनी कोई भी क्लास के हो, ठीक है, चाहे वो प्रोडक्शन के हो, प्रोसेसिंग के हो, मैन्युफैक्चरिंग के हो, माइनिंग के हो, ऐसे जो पर्टिकुलर्स है रिलेटिंग टू यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल और लेबर और टू द आइटम्स ऑफ कॉस्ट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, such class of companies required by the central government to include such particulars in the books of accounts। कुछ particulars है उनके, वो books of accounts में उनको मेंशन करना है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस उन्होंने बोले हैं, ये आपको आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंशन करना है। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 ने क्या अपडेट किया है, देखिए यहाँ पे हमने क्या बोला, नंबर 1, ऑल सम्स ऑफ मनी रिसीव्ड एंड एक्सपांडेड बाय कंपनी एंड मैटर इन रिलेशन टू विच रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर टेक्स प्लेस। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है इनका, ऑल सेल्स एंड परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द कंपनी। अगेन सेम चीज उन्होंने बोला, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी, सेम चीज उन्होंने बोला। एक और चीज ऐड किया है, आइटम्स ऑफ कॉस्ट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 148 इन केस ऑफ, ठीक है, जो भी पर्टिकुलर मटेरियल या आइटम आप परचेज करते हो, उसका जो कॉस्ट है, पर यूनिट कॉस्ट या फिर पर मटेरियल कॉस्ट, वो अंडर सेक्शन 148 आपको मेंशन करना है, ठीक है। लेकिन उन्होंने बोला है इन केस ऑफ, अगर a company which belongs to any class of companies specified under that section yet to be notified, अगर वो किसी क्लास में है, बिलोंग करता है और उनको नोटिफिकेशंस की ज़रूरत है कि आप ये क्लास में बिलोंग करते हो, तो उनको सेक्शन 148 के अंदर वो प्रोडक्ट का आइटम मेंशन करना है। सेम चीज़ कंपनीज एक्ट 1956 में लिखा है, उन्होंने थोड़ा एक्सपांडेड मैनर में क्लासिफिकेशन दिया है, कंपनीज एक्ट में क्लासिफिकेशन नहीं दिया उन्होंने। अब चेंजेस क्या है, डेफिनेशन ऑफ बुक एंड बुक और पेपर इज मॉडिफाइड, ठीक है, थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ है, सो एज टू इंक्लूड मिनट्स एंड रजिस्टर्स एंड ऑल डॉक्यूमेंट्स मेंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ इट। सो चेंजेस क्या हुआ है, उन्होंने बोला है इंक्लूड करना है आपको मिनट्स, रजिस्टर्स को और सारे डॉक्यूमेंट्स को, और मेंटेन करना है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ इट। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का जो भी डॉक्यूमेंट है वो भी आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट बन जाता है ना। बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर स्पेसिफिकली डिफाइंड, अभी 2013 में बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो स्पेसिफिकली डिफाइन किया गया है, ठीक है। कंपनीज अकाउंट रूल 2014 इंटर एलिया प्रोवाइड्स मैनर ऑफ कीपिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, ठीक है। कंपनीज जो रूल है 2014 अकाउंट्स का, उन्होंने बोला है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में बना के रख सकते हो, मेंटेन करके रख सकते हो। इट रीड्स एज, वो ऐसे बोला जाता है, मैनर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू बी केप्ट इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, ठीक है, मैनर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट टू बी केप्ट इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी कैसे आपको रखना है। द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रिलेवेंट बुक्स एंड पेपर maintained in electronic mode shall remain accessible in India so as to be usable for subsequent reference। देखिए आपकी XYZ कंपनी है जो फॉरेन में भी काम करती है, लेकिन आपने सोचा कि हमारा जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो हम यूके में या यूएस में, जो भी कंट्री आप स्पेसिफिकली मेंशन करोगे अपने दिमाग में वो याद रखिए। एग्जांपल में लेते हैं हम लोग यूएस, अगर वो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है यूएस वाले कंप्यूटर सिस्टम में आपने मेंटेन किया है, तो वो इंडिया में एक्सेसिबल है क्या, नहीं। एक्सेसिबल थ्रू ईमेल होगा, बट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एक्सेसिबल है क्या, उसको टाइम लगेगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का जो फाइल है वो छोटे एमबीज में होते हैं क्या, नहीं, उनके लिए एनक्रिप्ट करके फिर उनको ट्रांसफ़र करना पड़ता है। सो इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए इंडिया में, इसके लिए उन्होंने ये रूल रखा है, क्या बोला है,
मेंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड पेपर्स आप मेंटेन करते हुए इलेक्ट्रॉनिक मोड में, शैल रिमेन एक्सेसिबल इन इंडिया, इंडिया में ही एक्सेसिबल होना चाहिए, सो एज टू बी यूजेबल फॉर सब्सिक्वेंट रेफरेंस, जो भी रेफरेंस लगेगा हमें आए दिन, ठीक है, जो भी रिलेवेंट रेफरेंस हमको लगेंगे, या फिर हमको देखना पड़ेगा कि पिछले बार का जो एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यूज़ है, पिछले क्वार्टर का जो एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू है, वो चेक करने के लिए हमें वो रिकॉर्ड्स जो है इंडिया में एक्सेसिबल हो ऐसे रखना चाहिए, भले आपका बिजनेस फिर ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं पे भी हो। The books of accounts and other relevant books and papers referred to in sub-rule 1 shall retain completely in the format in which they were originally generated, sent or received, or in format which shall present accurately in information generated, sent or received. The information contained in electronic record shall remain complete and unaltered. In short, इन्होंने क्या बोला है, जो भी इंफॉर्मेशन है जो ओरिजिनली जनरेटेड है, सेंट है, रिसीव्ड है, इन फॉर्मेट विच शैल प्रेजेंट एक्यूरेटली, जो भी इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली आपने ओरिजिनली बनाया है, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन जो भी आपने सेंड किया है, रिसीव किया है, वो कंप्लीट होना चाहिए और अनअल्टर्ड होना चाहिए। देखिए, अगर आपको ये साल का कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू, लेकिन सॉफ्टवेयर ने एक पीडीएफ फाइल जनरेट किया, अभी आप क्या करते हो, पीडीएफ फाइल को वर्ड में कन्वर्ट करते हो, आप अपना प्रॉफिट कम दिखाते हो, मतलब आपने क्या किया, अल्टरेशन किए, चेंजेस किए। तो जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप मेंटेन करते हो वो कंप्लीट होना चाहिए, अनअल्टर्ड होना चाहिए एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। The information received from branch offices shall not be altered and shall be kept in a manner where it shall depict what was originally received from the branches. आपके जितने भी ऑफिसेस है, ब्रांचेस है, सब्सिडरी कंपनीज है, अगर वो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भेजते हैं तो इट शैल नॉट बी अल्टर्ड, उसको अल्टर नहीं करना है, उनको जैसा आया है वैसे रखना है, और जो ओरिजिनलिटी है उसकी वो आपको मेंटेन करके रखना है। The information in the electronic record of the document shall be capable of being displayed in a legible form. जो भी information है electronic record का, जो भी document है वो legible form में आपको maintain करके रखना है, और वो display में भी legibility होनी चाहिए। देखिए, डिस्प्ले क्यों बोला है, ऐसा भी हो सकता है उनका फॉन्ट छोटा हो, जो फॉन्ट है वो अंडरस्टैंडेबल नहीं है, तो इसलिए बोला है लेजिबल फॉर्म में हो, यानी लोगों को रीजनेबली वो दिखे, एक्सेस कर पाए, उस हिसाब से वो हमें रखना है। अगर समझो ये पूरा स्क्रीन का जो वर्ड का फॉन्ट है, अगर मैंने 9 रखा, 5 रखा, आई एम एबल टू सी, आई एम एबल टू एक्सेस, लेकिन आपके मोबाइल में, आपके डिवाइस में क्लियर नहीं दिख रहा है, तो क्या वो एलिजिबल है, क्या वो लेजिबल फॉर्म में है? आपके कंप्लेंट्स आते रहेंगे, आप बोलेंगे सर फॉन्ट नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, राइट। सेम सेम चीज़ जो है आपके जो इन्वेस्टर्स है, शेयर होल्डर्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जो भी एक्सेस करने वाले पार्टनर्स है, फाइनेंशियल अकाउंट देखने वाले लोग हैं, उनके लिए वो डिस्प्ले लेजिबल होना चाहिए और इजी होना चाहिए। There shall be proper system for storage, retrieval, display or printout of the electronic record as the audit committee, if any, or the board may deem appropriate, and such records shall not be disposed of or rendered unusable unless permitted by law. तो जो भी इंफॉर्मेशन आप स्टोर करते हो, रिट्राइव करते हो, कहीं से भी आपने एनक्रिप्ट किया हुआ है उसे रिट्राइव करते हो, डिस्प्ले करते हो, या प्रिंट आउट करने का जो फैसिलिटी है वो आपके ऑफिस में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑडिट कमेटी जब आती है वो कितना टाइम आपके कंप्यूटर में चेक करेंगे। ऐसा हो सकता है कि किसी किसी लोगों को कंप्यूटर में नहीं देख के समझ में आता, उन्हें हार्ड कॉपी चाहिए, हार्ड पेपर चाहिए, तो वो जो है वो आपको परमिट करना चाहिए, प्रिंट आउट देना चाहिए, उनको जैसा फॉर्म में चाहिए वैसे फॉर्म में आपको वो प्रोवाइड करके देना चाहिए। Provided that the backup of the books of accounts and other books and paper of company maintained in electronic mode, including at place outside India, if any, shall be kept in servers physically located in India on a periodic basis. अब ये यहाँ पे servers की बात कर रहे हैं। देखिए, provided that the backup of the books of accounts का जो backup है, second copy है, and other books and paper of the company, ठीक है, जो भी backup copy है, मेंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, जो इलेक्ट्रॉनिक मोड में आपने मेंटेन किया है,
इंक्लूड एट अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया भी अगर वो आप रख रहे हो, इफ एनी यानी शायद अगर आप रखना चाहते हो या फिर रख रहे हो, शैल बी केप्ट इन सर्वर फिजिकली लोकेटेड इन इंडिया ऑन अ पीरियोडिक बेसिस, वो सर्वर जो है इंडिया में होना चाहिए, उनके पीरियोडिक जो भी पीरियोडिकली आपको रिवाइज करना चाहिए, और वो बेसिकली उनका जो सर्वर है वो इंडिया में ही होना चाहिए। The company shall intimate to the registrar on an annual basis at the time of filing of financial statement. कंपनी को इंटीमेट करना चाहिए अपने रजिस्ट्रार को एनुअल बेसिस में एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप फाइल करते हो, आप अपने रजिस्ट्रार को इंटीमेट करो, इन्फॉर्म करो। क्या इन्फॉर्म करो? नेम ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर, जो भी अपने सर्विस प्रोवाइडर है वो, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मोड के बारे में बात कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मोड में जब हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस को, नेम ऑफ द सर्वर क्या है, सर्विस प्रोवाइडर कौन है, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है एड्रेस उसका वो बताना बहुत ज़रूरी है। लोकेशन ऑफ द सर्विस क्या है, उस सर्विस प्रोवाइडर कौन प्रोवाइड कर रहा है हमें, ठीक है। वेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर बुक्स एंड पेपर्स आर मेंटेन्ड ऑन क्लाउड, ठीक है। जो भी अगर आप क्लाउड में रखते हो या फिर मेंटेन करके रखते हो ऑनलाइन, वो एड्रेस आपको अपने रजिस्ट्रार को बताना है, कंपनी के रजिस्ट्रार को। For the purpose of this rule, expression electronic mode include electronic form as defined in clause of subsection 1 of subsection 2 of section 2 of the Information Technology Act 2021 of 2000, and also include an electronic record as defined in clause T of subsection 1 of section 2 of the Information Technology Act 2021 of 2000, and books of account shall have the meaning assigned to it under the act, ठीक है। बेसिकली क्या बोला उन्होंने कि जो भी आप मेंटेन करते हो वो एज पर दी, ठीक है, सेक्शन 2 ऑफ सबसेक्शन 1 कंपनीज एक्ट के अंडर होना चाहिए, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 रूल 21 ऑफ 2000, एंड ऑल्सो इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड डिफाइंड इन क्लॉज, जो भी रिकॉर्ड आपको क्लॉज में डिफाइन किए हैं वो आपको मेंटेन और मेंशन करके रखना है। बेसिकली आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, कंपनीज एक्ट के रूल्स भी फॉलो करने हैं, टेक्नोलॉजी के भी, आईटी इंफॉर्मेशन यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एक्ट भी फॉलो करने हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी अदर क्लॉजेस है वो भी आपको फॉलो करना है जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक मोड के बारे में सोचते हो। Unlike the Companies Act 1956, now manner of maintenance of books of account under electronic mode have prescribed along with filing of the detail of the service provider with its IP address location of service। 1956 के बाद जो भी आपका प्रिस्क्राइब्ड मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, उनका फाइलिंग डिटेल जो है, डिटेल जो आप फाइल करते हो वो फाइल आपको अपने आईपी एड्रेस के साथ यानी इंटरनेट प्रोवाइडर के एड्रेस के साथ, उनके लोकेशन ऑफ सर्वर के साथ आपको बताना है। सर्वर का लोकेशन इंडिया में है, फॉरेन में है, वो भी आपको मेंशन करना है। इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट वाउचर्स बी मेंटेन्ड इन लेजिबल फॉर्म, जो भी वाउचर आप मेंटेन करते हो वो लेजिबल फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको वो डॉक्यूमेंट किसी को सेंड करना है, किसी को यानी जो भी रिलेटेड पर्सन्स है उनको अगर सेंड करना है, तो वो एक्सेसिबल होना चाहिए, उनका जो फॉर्मेट है वो एक्सेसिबल होना चाहिए। Audit committee or board is required to evolve a system for storage, retrieval and display of printout of electronic records and disposal thereof। तो audit committee और board is required to evolve, जब audit committee आती है और board को required होता है किन चीज़ों की, स्टोरेज, रिट्राइवल एंड डिस्प्ले, किन, कौन से स्टोरेज, कौन से रिट्राइवल, कौन से डिस्प्ले, इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। उनका स्टोरेज ऑडिट कमिटी को भी पता होना चाहिए, बोर्ड्स को भी पता होना चाहिए, कैसे रिट्राइव करते हैं आप वो भी पता होना चाहिए, और डिस्प्ले कैसे देखते हो, ठीक है, आपका कौन से सिस्टम में डिस्प्ले होता है, और जो भी प्रिंट आउट देते हो वो सेफ प्रिंट आउट होता है या फिर आप इन जनरल लोकेशन में प्रिंट आउट देते हो। बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिनके वजह से आपका जो स्टॉक मार्केट है वो भी कहीं ना कहीं उसका प्राइस जो है वोलाटिल होते रहता है, प्राइस में प्लस माइनस होते रहते हैं। इसलिए एक कंसेप्ट है इनसाइडर ट्रेडिंग करके, या इनसाइडर ट्रेडर। वो एक इनसाइडर ट्रेडर मतलब ऐसा इंडिविजुअल है जो कंपनी के पॉजिटिव न्यूज़ को पता करता है और अपने पैसे इन्वेस्ट करता है सेकेंडरी मार्केट में, ठीक है। और ये सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्ट करने के बाद उसको श्योर शॉट पता है कि इन्फॉर्मेशन जो है ट्रू है और प्राइस बढ़ने वाले हैं, देन दैट इज नॉट
लीगल एक्चुअली, बिकॉज बेसिकली क्या हो रहा है, चीटिंग हो रही है जनरल ट्रेडर्स के साथ जिनको कुछ खबर नहीं है। इन जनरल अगर आप अपने कमिटीज को बताते हो, आपका जो रेगुलेटर है उनको बताते हो, और न्यूज़ चैनल में पता चलता है, इन जनरल सबको जब पता चलता है, देन दैट इज एक्चुअल न्यूज़। अदर देन लीगल इलीगली अगर आपको इंफॉर्मेशन मिल रहा है कंपनी के अंदर से ही, देन दैट इज नॉट अ गुड थिंग, ठीक है, एंड दैट इज नॉट अलाउड इन ट्रेडिंग। तो वैसे ही जब आप प्रिंट आउट निकालते हो तो वो सेफ और सिक्योर्ड डिस्पोजल होता है, या फिर आप इन जनरल करते हो, वो भी आपको बताना है। In case of accounts being maintained in electronic mode outside India, it is required that the backup thereof be kept in server physically located in India। जो भी बैकअप आप मेंटेन करते हो ऑनलाइन या फिर डिजिटली, उनका लोकेटेड सर्वर जो है वो इंडिया में होना चाहिए, फिजिकली लोकेटेड होना चाहिए, ठीक है। सर्वर एक मशीन होता है और उसके थ्रू वो इंटरनेट हम लोग काम करते हैं, तो सर्वर जो है इंडिया में ही लोकेटेड होना चाहिए, फॉरेन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। इफ द मैनेजिंग डायरेक्टर, द होल टाइम डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस, द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और एनी अदर पर्सन ऑफ कंपनी चार्ज बाय द बोर्ड विद द ड्यूटी ऑफ कंप्लाइंग विद प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन contravenes such provision, such managing director, whole time director in charge, of financial chief financial officer, or such other person of the company shall be punishable with imprisonment for a term which may be extended to 1 year, or with fine which shall not be less than 50,000 rupees but which may extend to 5 lakh rupees, or with both। अगर कोई ये जो भी बड़े बड़े नाम दिए हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, इंचार्ज ऑफ फाइनेंस, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, या जो भी बाकी के ऑफिसर्स है, अगर उन्होंने कुछ इसमें कॉम्प्लिकेशंस किए, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया, तो ठीक है, कंपनी शैल बी पनिशेबल, ठीक है। सच अदर पर्सन ऑफ द कंपनी, जो भी कंपनी के रिलेटेड पर्सन्स है वो क्या करेंगे, पनिशेबल है। क्या मिलेगा पनिशमेंट में, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में बी एक्सटेंडेड टू 1 year, जेल हो सकती है उनको, इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल, ठीक है। और विथ फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 50,000, जेल या फिर फाइन या फिर दोनों साथ में, ठीक है। लेकिन उनका फाइन जो है वो 50,000 से लेके 5 लाख रुपए तक जा सकता है, और वो दोनों के लिए एलिजिबल है, जेल भी हो सकती है और पैसे भी उनको भरने पड़ सकते हैं अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं किया तो। It may be interesting to note that in view of representation, various Chamber of Commerce Standing Committee on Finance had made following suggestions on the issue of penalty in case of default। अगर उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं किया और उसके बाद भी डिफॉल्ट हुए, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स और स्टैंडिंग कमिटी ऑन फाइनेंस ने क्या किया है, कुछ रूल्स, पेनल्टी के रूल्स उन्होंने मेंशन किए, सजेशन दिया है। द कमिटी आर ऑफ द व्यू दैट मिनिस्ट्री में कंसिडर अ लेस हार्श पोजीशन इन द क्वेश्चन ऑफ डिफॉल्ट नॉट कमिटेड विलफुली विद रेस्पेक्ट टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। अगर उन्होंने विलफुली नहीं किया है तो उतना हार्श ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर जानबूझ के वो कुछ कर रहे हैं तो उनको पनिशमेंट होना चाहिए। To be kept by the company, particularly in the context of the existing position in law which provides defenses for non-willfully cases. However, the relief prescribed by the Standing Committee on Finance constituted by Parliament has not been addressed by MCA, Ministry of Commerce and Affairs, ठीक है। तो ये जो मिनिस्ट्री है उनको क्या सजेशन दिया है स्टैंडिंग कमेटी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने, उन्होंने बोला है अगर विलफुली किया है तो हार्श ट्रीटमेंट होना चाहिए, अगर जानबूझ के नहीं हुआ है, गलती हुई कहीं ना कहीं, तो वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए और उनको लेस हार्श ट्रीटमेंट देना चाहिए। कंपनीज एक्ट 1956 डिड नॉट परमिट इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय एनी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। 1956 का जो एक्ट है, उन्होंने कोई भी डायरेक्टर को परमिशन नहीं दिया है कि आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करें, चेक करें, ठीक है। Companies Act 2013 by Section 128 subsection 3 provides that books of accounts shall be open for inspection by any of the director of the company under Rule 4। It provides the manner and condition of inspections of books of accounts of company and subsidiary। देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, 1956 में डायरेक्टर्स को कोई भी परमिशन नहीं था बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने का, लेकिन 2013 ने क्या बोला है, सेक्शन के अंदर 128 सब सेक्शन 3 के अंदर आप यू आर ओपन टू इंस्पेक्ट योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। किसके रूल्स के अंडर, अंडर रूल 4। अब वो क्या बताता है रूल 4,
मैनर एंड कंडीशन ऑफ इंस्पेक्शन। रूल 4 में वो बताता है कि कौन से मैनर से आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कर सकते हो, कौन से कंडीशंस में आप वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे भी ये नहीं बोला है कि कभी भी करो, आपको कंडीशंस दिए हैं, ठीक है। आपको वो कंडीशन के अंदर भी प्रोसीजर बताया है कि इस प्रोसीजर से आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कर सकते हो। It has been provided that a director of the company can inspect books of accounts of the company। ठीक है, कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। एक, कैन अ डायरेक्टर नॉमिनेट प्रोफेशनल फॉर कैरिंग आउट इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन हिज बिहाफ। जब ये डायरेक्टर्स को बोला गया है कि दे कैन इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि क्या वो अपने साथ प्रोफेशनल्स को ले सकते हैं क्या, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है आपकी कंपनी साइंटिफिक कंपनी है और आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में साइंटिफिक लोग बैठे हैं जिनको साइंस का नॉलेज है, जिनको ये साइंस वर्ल्ड या मेडिकल वर्ल्ड का नॉलेज है, तो उनको शायद फाइनेंशियल अकाउंट्स का नॉलेज नहीं होगा। तो क्या वो नॉमिनेट कर सकते हैं अपने साथ बैठने के लिए, क्या वो अपने साथ प्रोफेशनल्स को लेके बैठ सकते हैं क्या, ये एक पहला क्वेश्चन है। सेकंड, कैन अ डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ सब्सिडरी। एक कंपनी है, कंपनी ए, उनके अंडर सब्सिडरी कंपनी काम करती है, कंपनी डी, ठीक है। तो क्या डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी यानी डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी अपने डी कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट कर सकती है क्या, सब्सिडरी कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकती है क्या, ठीक है, ये क्वेश्चन था। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हैज बीन परमिटेड नाउ इन कंपनीज एक्ट 2013। सिमिलर प्रोविजंस वाज नॉट देयर इन 1956, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में 2013 में बोला, 1956 में नहीं था। Most of the companies were maintaining accounts in SAP, ERP or Tally or such other software. Was it illegal to maintain accounts in electronic form under the regime of Companies Act 1956? देखिए 1956 में कंपनीज एक्ट के तहत उन्होंने कुछ बोला नहीं है कि आप इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करो या नहीं मेंटेन करो, इलेक्ट्रॉनिक का कुछ मेंशन नहीं था। लेकिन 2013 में क्या बोला है, स्पेसिफिकली बोला है कि आपको वो इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करना है। लेकिन क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि पहले 1956 का जब एक्ट था तब कुछ लोग सैप, ईआरपी या फिर टैली में मेंटेन करते थे। तब जो लोगों ने मेंटेन किया है, जो कंपनी ने मेंटेन किया है, क्या वो इलीगल माना जाएगा या फिर वो सेफ माना जाएगा, ये क्वेश्चन अराइज हुआ है। तो सेक्शन 1165 inter alia provides that books of accounts together with voucher kept in good order for 8 years or till the completion of inspection in which ever is latter. Nowadays, every company has a space problem whether maintaining voucher in electronic form, that is scanned copy, would be sufficient compliance. देखिए चौथा क्वेश्चन ये है कि सेक्शन 116 और 5 क्या बोलता है, अकाउंट्स टुगेदर विद वाउचर्स बी केप्ट इन गुड ऑर्डर फॉर 8 ईयर्स। 8 साल तक आपको वो रखना है टिल द कंप्लीशन ऑफ इंस्पेक्शन। अगर उसमें कुछ इंस्पेक्शन चालू है तब तक आपको वो रखना है। लेकिन अभी ऐसा हुआ है कुछ कंपनीज 15-15, 20-20 साल काम करती है। देखिए हमारे पर्सनल जीमेल में कम से कम 15 GB का हमको फ्री स्पेस दिया जाता है, लेकिन कुछ लोगों का वो भी सफिशिएंट नहीं होता। क्यों? हम लोग गूगल ड्राइव में कुछ डॉक्यूमेंट्स भरते हैं, अपने पर्सनल फोटोज उसमें अपलोड करते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए जब वो 15 GB स्पेस नहीं सेव हो सकता, तो इतनी बड़ी कंपनी आए दिन लाखों ट्रांजैक्शन करती है, उनका जब वाउचर्स आता है तो उनके लिए स्पेस जो है वो सफिशिएंट मिलता है क्या, तो इनके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ये क्वेश्चन अराइज हुए हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर ढूंढने हैं और आपको मैसेज करना है, एक तो व्हाट्सएप में या फिर आप नीचे कमेंट में भी मैसेज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप चाहे कहीं से भी कमेंट करें या फिर हमें रिप्लाई दे, ठीक है। मोटो इतना है कि आप पूरा वीडियो देखें और उसका सॉल्यूशंस निकालें। किसी को कुछ भी डाउट है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हो, ठीक है, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में से नंबर लेकर आप पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो और पूछ सकते हो कि सर मुझे ये टर्म और ये जो रूल है, ये एक्ट है, नहीं समझा है, ठीक है। तो हम लोग उस पर डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।